एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बच्चे, इसका जो वेटेज है टोटल दैट इज ऑफ द 7 मार्क्स, और इसमें आज हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ कैरी करता है 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आई एम वेरी श्योर कि जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लेंगे एंड इस दिस टॉपिक को आज के लेक्चर में कर लेंगे तो आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे और डेफिनेटली चाहे कितना भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाए आप जरूर उसे सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी कॉल इट एज कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं ये? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CxH2O होल वाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? C6H2O का ये क्या हो गया? होल 6, राइट। तो ये जनरली हमारा ये सेम भी हो सकता है XY और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स। बट बच्चे ये ठीक है, जनरल फॉर्मूला है तो मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये होता है, क्योंकि इसको आपको एक एग्जाम्पल को यहाँ पे दिमाग में रखना है और याद रखना है। रैमनोज, रैमनोज एक कंपाउंड है, इट इज एन एनसीईआरटी, तो हमें करना होता है ये। तो C6H12O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। तो कहीं जैसे कि CBSE ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि जो भी हमारा बोर्ड का पेपर होगा वो उसका जो मोड है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो इसीलिए आपको ये छोटे छोटे डेटाज को जरूर से ध्यान रखना है। तो रैमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। नाउ कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे, या कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन देंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, एक होते हैं शुगर्स, एक होते हैं नॉन शुगर। मतलब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नॉन शुगर्स होते हैं। तो जो शुगर्स होते हैं बेसिकली उनका नेचर क्या होता है? वो क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो शुगर तो बता ही रहा है स्वीट इन टेस्ट होगा। नॉन शुगर्स क्या होते हैं? नो स्वीट टेस्ट। ऐसा नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, राइट। वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन। तो आप सिंपल से तीनों पॉइंट दिमाग में रखो कि अगर शुगर्स की बात हो रही है तो उनका नेचर क्या होगा? दे विल बी क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, राइट। और इससे वाइसी वर्सा हो गया आपका नॉन शुगर्स। नाउ अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे एक होता है मोनोसेक्राइड्स, एक होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स। सो वी जस्ट क्लासिफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो एंड पॉली। मोनो मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते सिंपलर यूनिट्स में, उनको हम मोनो बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके सारे जो मोनोसेक्राइड्स में आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। ओलिगोसेक्राइड्स बच्चे क्या होता है? तो ओलिगो का मतलब होता है कि जब हम इनको हाइड्रोलाइज करें तो हमारे 2 to 10, 2 से लेके 10 यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स के देते हैं जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स वी गेट ऑन अ हाइड्रोलिसिस, हम यहाँ पे इनको क्लासिफाई करते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे मोनोसेक्राइड्स के तो डाई हो गया, 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो गया तो टेट्रा। हम इनको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। सिमिलरली पॉलीसेक्राइड्स क्या हुए? तो कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये हैं ओलिगोसेक्राइड्स में आएंगे। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये आपके पॉलीसेक्राइड्स में आएंगे। तो बच्चे ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, आप इसमें देखो ये सारे ही टाइप आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इन्हीं को हम पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी पहले सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखना है, मोनो का मीनिंग क्या है, ओलिगो का क्या है और पॉली का क्या है, राइट। और इनके एग्जाम्पल समझने हैं। लेट अस मूव अहेड, दिस वाज बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। हम इसको सिंपली एक और सेकंड कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कुछ शुगर्स हमारी रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं बेसिकली? तो कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर।
तो मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है उसे हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। सारे आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर हम देखें तो जो भी हमारे जैसे ग्लूकोज है, अभी हमने मोनोसेक्राइड्स के डिफरेंट नेम पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, और इसका पॉपुलर एग्जांपल होता है नॉन शुगर का, दैट इज सुक्रोज। हम आगे पढ़ेंगे कि वाई दे डू नॉट हैव, है ना, क्यों इनमें नहीं होता फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, तो ये हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन विल कम टू नो व्हाई इट इज सो, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दो कैटेगरी हमने जो रिड्यूसिंग बेसिस पे क्लासिफाई की, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें आपको सिंपली याद रखना है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग होंगे, और जिसमें नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बच्चे ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, इस पे देखो। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है ईदर दे हैव एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, ईदर दे हैव एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके 3 होंगे तो इसे बोल देंगे, वैसे हम इसको बोलते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। और अगर एल्डिहाइड होगा देन विल कॉल इट एज एल्डो ट्रायोज, कीटोन होगा तो कीटो ट्रायोज। तो इसके कॉन्सेप्ट केवल सीखने, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि नंबर के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन है तो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये तीनों क्लासिफिकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बच्चे देखो, तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो जो भी आप ग्लूकोज के बारे में सिंपली देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीखना होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, हम कैसे इसको बनाते हैं, और ग्लूकोज है क्या विल डिस्कस लेटर ऑन। तो बनाने का इसका क्या तरीका है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो पहली चीज आपको देखनी है कि सुक्रोज, सुक्रोज का यूज किया जाता है जिसे हम केन शुगर बोलते हैं, एंड स्टार्च, दो मेथड से हम इसको बनाते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल ये हमारा दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है। ये आपको पूरे चैप्टर में बार बार बताया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ग्लूकोज को हम बनाते हैं जब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा बेसिकली आपको दिख रहा है कि सुक्रोज है, और सुक्रोज को जब हम डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो फर्स्ट मेथड आपका ये हो गया। सेकेंड मेथड कमर्शियली, कमर्शियली हम इसको कैसे बनाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से। तो अच्छी बात क्या है, दोनों में क्या है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। ठीक है, ये टेम्परेचर भी सेंसिटिव रिएक्शन है। तो 393 केल्विन और H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, स्टार्च, दिस इज स्टार्च। और ये हमारा क्या था, सुक्रोज। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर बन रहा है, और अगर जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्ट n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेगा। आपको बच्चे फॉर्मुलाज कैसे याद रहेंगे, देखो C12H22O11 तो सुक्रोज का होता है, क्वाइट पॉपुलर है, ये आपको याद ही रखना होगा क्योंकि कई जगह इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। और स्टार्च को देखो तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, और जब हमने इसमें से एक वाटर हटा दिया C6H10O, और ये होल एन, ये पॉलीमर होता है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टार्च हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा रिलेट करके आप याद करो और डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये दो मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज जाननी है आपको। तो पहली चीज ये एक एल्डो हेक्सोज है, आप इसे रिकॉल करो। एल्डो का मतलब क्या होता है, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और हेक्सोज का मतलब है इसमें 6 कार्बन एटम्स है। ठीक है, ये इसलिए एक एल्डो हेक्सोज है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इसलिए है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकली एक्टिव में कि जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर देते हैं उन्हें हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बट अभी आप फॉर द टाइम बिंग आप याद रखेंगे कि डेक्स्ट्रोज में आता है ये। मतलब ये अगर इसके सामने प्लेन पोलराइज लाइट पास किया जाता है तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये किस में कर देता है, राइट साइड रोटेट कर देता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं वो राइट साइड रोटेट करते हैं। नेक्स्ट चीज तो आप याद रखेंगे कि एल्डो हेक्सोज है, दूसरा ये डेक्स्ट्रोज है। इट इज अ मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च सेलुलोज का ये मोनोमर होता है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। तो शुगर ये की फॉर्म में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ
फॉलोइंग एविडेंस। तो इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इसको असाइन किया हुआ है। लेट अस असाइन फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कि कैसे है इसका स्ट्रक्चर, कैसे इसको मतलब बेसिकली असाइन किया गया। तो सबसे पहले बच्चों में ये पता था कि खाली इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट वाज फाउंड टू बी C6H12O6, है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था कि C6H12O6 है, उसके अलावा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ टेस्ट करके इनका स्ट्रक्चर को डिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हम ग्लूकोज को हीट करते हैं HI के साथ तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। बच्चे ये रिएक्शंस आपको तैयार करनी है। तो ग्लूकोज अगर आपने लिया, तो ग्लूकोज को अगर आपने हीट किया HI के साथ तो तुम्हारा क्या देता है, नॉर्मल हेक्सेन। ये बात ठीक है, चलो हम इसने समझा है कि हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कि हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। इसके साथ आपको बच्चे ये चीज जरूर याद करनी है कि क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये एन हेक्सेन बना रहा है तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो हमारे एक स्ट्रेट लाइन में लिंक्ड हैं, स्ट्रेट चेन में है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम एक चेन में है। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, व्हेन वी ट्रीट ग्लूकोज विद HI वी विल गेट एन हेक्सेन। एन हेक्सेन तभी तो बन रहा है क्योंकि 6 के 6 कार्बन तुम्हारे क्या क्या है, स्ट्रेट चेन में होंगे तभी पॉसिबल है। तो ये वाली रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। तो यू शुड नो दैट। ओके, लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट हमारी जो इंडिकेशन आता है वो रिएक्शन जब स्ट्रक्चर रिड्यूस किया गया तो क्या देखा गया कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम लोग किससे करते हैं, हाइड्रोक्सिल से। बच्चे बच्चे आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आप अभी पहले इसको समझो। हाइड्रोक्सिल होती है NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ये होती है NH2OH। तो अगर हमने इससे रिएक्शन की तो ये रिएक्शन आप आगे देखेंगे कि जब भी कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड O, और अगर हमने इसकी रिएक्शन किससे करी, NH2OH से की, NH2OH के साथ, ये होता है हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ से O और यहाँ से H2 हम रिमूव कर देंगे। अगर हमने ऐसा किया सो व्हाट डू वी गेट, क्या बनेगा हमारा, CH डबल बॉन्ड NOH, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइम। याद रखना है आपको, वेरी वेरी पॉपुलर कंपाउंड ऑक्साइम बनता है। जब भी NOH जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के साथ तो ये ऑक्साइम कंपाउंड कहलाते हैं। ये पूरी एक कैटेगरी होती है कंपाउंड्स की, तो इन्हें आपको अच्छे से समझना है और करना है, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग देखो कि जब हम इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, व्हेन वी ट्रीट दिस विद द साइनोहाइड्रिन, जब हम HCN से जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन होता है। तो ये रिएक्शन भी आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में सिखाई जाती है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में कैसे, मतलब जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम HCN के साथ करते हैं तो होगा क्या, देखो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे O के साथ H लग जाता है और इस पे CN लग जाता है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। तो दीज आर द वेरी पॉपुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ओके, तो ये देखो ये दोनों रिएक्शंस हमें इंडिकेट करा रही हैं कि इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप। आजकल अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं, मान लो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है या फिर ग्लूकोज ही, उन्होंने कहा कि अगर हम उसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, साइनोहाइड इससे कर रहे हैं, HCN से कर रहे हैं, तो वो हमारा बेसिकली जो कंपाउंड बना रहा है तो किसकी प्रेजेंस शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों रिएक्शंस की बात हो रही है तो ये किसकी प्रेजेंस शो करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की। मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको जब इस खुद पढ़ाई करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। इसके बाद बच्चे देखो, जब हमें पता चल गया कि हाँ भाई इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है बाय दीज रिएक्शंस, ये इंडिकेट करें कि कार्बोनिल प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल में बच्चे दो तरह की होते हैं, एक आपका ये वाला भी होता है, एल्डिहाइड भी तो हो सकता है, एक ही एल्डिहाइड हो सकता है, और दूसरा ये हमारा कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड होगा तो खाली एक कार्ब ये लगेगा, और ये दूसरा कीटोन भी हो सकता है। तो अब हमें ये नहीं कंफर्म हुआ कि वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, ये नहीं पता चला अभी हमें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ग्लूकोज को रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर से, और ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ माइल्ड, दिस इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को, अगर मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा।
तो अगर ये इसके साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रोमीन वाटर से जब ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और ग्लूकोनिक एसिड किसकी प्रेजेंस इंडिकेट करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। लेट अस मूव अहेड। इसके बाद क्या किया गया, अगर हम असाइलेशन करते हैं ग्लूकोज का, इफ वी डू असाइलेशन, तो असाइलेशन रिएक्शन जो होती है बच्चे कि जब भी आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड से करते हैं, ठीक है, किसी एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर आप रिएक्शन करते हैं किसकी, बेसिकली यस, तो जब हम किसी एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं इसकी, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, एसीटेट बनता है, मतलब इसका H रिप्लेस होता है विद दैट ऑफ COCH3 ग्रुप। किससे होता है, COCH3। तो ये तुम्हारा एसीटेट बनाता है, तो कोई एक OH ग्रुप होगा तो वो क्या बनाएगा, एक एसीटेट बनाएगा। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो आपको ने यहाँ पे देखा कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक एल्कोहलिक ग्रुप रिएक्ट करता है। तो सिंस वी आर गेटिंग हियर पेंटा एसीटेट, दैट विल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप अटैच टू द डिफरेंट कार्बन एटम। तो इसने क्या बताया कि इसका मतलब यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कार्बन एटम्स में ग्लूकोज में। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, इसके बाद देखा इन्होंने कि अगर हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सैक्रिक एसिड बनता है, सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि इसका मतलब इसमें एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। वाई प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि देखो भाई जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, COH में। तो जब आपने माइल्ड यूज किया था तब तो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। तो आप दोनों में, इस दोनों एसिड्स में अच्छे से डिफरेंस देखो, जब तुम्हारा माइल्ड यूज किया था तो तुम्हारा क्या बन रहा था, ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड में खाली जो ऊपर वाला CHO ग्रुप होता है वो COH में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सैक्रिक एसिड होता है उसमें देखो दोनों ग्रुप्स आपके, ऊपर CHO था नीचे CH2H था, दोनों ही कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बच्चे आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम पहले, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो 6 रिएक्शन है पहले आपको इसको इनको ध्यान से देखना है। 6 रिएक्शन ही मतलब एक तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, दूसरा पॉइंट आपने देखा कि रिएक्शन विद HI के साथ एनहेक्सेन बना रहा है। नेक्स्ट आपने देखा कि जब हाइड्रोक्सिलामीन से कर रहे हैं तो ऑक्साइम बन रहा है, HCN से कर रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है। ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा है, ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, और नेक्स्ट हमारा असाइलेशन करने से पेंटा एसीटेट बन रहा है, और जब हम इसका रिएक्शन HNO3 से कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे सैक्रिक एसिड बन रहा है। तो इन सारी रिएक्शंस को आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लर्न करेंगे। फ्लो चार्ट के फॉर्म में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका CHO है, और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे CHOH है जिसका होल 4 है, ठीक है। आप इन रिएक्शंस को ऐसे लिख के प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू लर्न इजीली, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो पहले आपने अगर मान लो दिमाग में इसका स्ट्रक्चर बना लिया कि ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब रिएक्शन सोचो, ये 6 कार्बन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जब तुमने इसकी रिएक्शन HI के साथ हीट किया तो क्या बना, आपने देख लिया। दूसरा आपने देखा कि जब हम इसकी रिएक्शन NH2OH से करेंगे या फिर हम HCN से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, और ये किसकी प्रेजेंस को शो करेगा, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि व्हेन वी ट्रीट दिस विद द ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो हमारा कौन सा एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर रहे हैं, तो जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग व्हाट, तब हमारा पेंटा एसीटेट बन रहा है जो हमारी मतलब 5 OH ग्रुप की इंडिकेशन को दे रहा है। देन वी ट्रीटेड दिस विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे सैक्रिक एसिड बन रहा है जो कि प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस शो कर रहा है। तो इन रिएक्शंस को एक बार फ्लो चार्ट बना के लिखो, इनके प्रोडक्ट्स लिखो और उनको दिमाग में रिवाइज करो, डिफरेंस देखो कि ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में और सैक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शन क्लियरली। पर एक बार बच्चे आपने अगर इसको समझ लिया ना कि ग्लूकोनिक क्या है, सैक्रिक क्या है, तो इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इजीली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो जब करना है तो अच्छे से करना है, क्योंकि सिंपली अगर आप सोचेंगे कि सिंपल ओरली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के तो वो आ जाएंगे नंबर, ऐसा नहीं है, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छा स्कोर करना है, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, तभी फायदा होता है ऐसे लेक्चर्स का। जब हम इनको देखते हैं तो हमें डेफिनेटली फायदा मिलेगा, हम अपना स्कोर बूस्ट करेंगे अगर हमने अच्छे से इनको किया तो। ओके, तो बच्चे ये सारी रिएक्शंस जो की, तो इससे कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 इसमें OH ग्रुप है, और 5 OH में एक तुम्हारा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो जो स्ट्रक्चर असाइन किया गया
तो दिस वाज द स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज को असाइन किया। तो बच्चे इसको नोटिस करो, इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे CH2 है और लास्ट कार्बन पे यहाँ पे CH2OH है। आप इसे याद करने लगेंगे, आपने इस तरह से याद करना है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ, आप नोटिस करो यहाँ पे H है, H और ये OH है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम कैसे 1 2, ये जो फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे कार्बन को इंडिकेट करता है 3, तो थर्ड कार्बन एटम पे कन्फिगरेशन बदल रहा है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो थर्ड पे यहाँ पे क्या हो रहा है OHH, बाकी क्या हो रहा है HOH HOH। आप ऐसे याद करो सिंपली कि जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने देखा ऊपर CHO नीचे CH2OH है, बीच में जो 4 कार्बन है उसमें HOH है, केवल थर्ड पे OHH हो रहा है। तो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। बच्चे ये डी क्या है, डी रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन को मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ। कॉन्फिगरेशन बच्चे हम कैसे देखते हैं, जैसे मान लो जो भी तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहली ग्रुप लास्ट वाला दिया गया है उससे ऊपर वाले कार्बन को आपको चेक करना है। तो इस कार्बन में अगर आपका OH, ये आपको OH दिखाई दे रहा है, जो OH है उसकी पोजीशन देखनी है। तो जैसे मान लो आपको कोई भी केस है, तो मैंने बताया आपको कि जो लास्ट वाला ग्रुप है हम उससे ऊपर वाले ग्रुप को देखेंगे खाली, क्योंकि ऊपर भी OH है सब में, आपने केवल लास्ट से ऊपर वाले कार्बन को चेक करना है। अगर इसमें OH आपका राइट हैंड साइड है देन इट इज डी फॉर्म, और अगर इसमें अगर हमारा OH लेफ्ट फॉर्म होता, लेफ्ट साइड होता, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा एल कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो डी कन्फिग्रेशन और एल कन्फिग्रेशन का डेजिग्नेशन सिंपली ऐसे किया जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड की बेसिस पे ये लिया गया था। तो बस आपको यही सीखना है कि जो CH2OH है हम उससे कन्फिग्रेशन को चेक करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, डी कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल ये हमारे रोटेशन को इंडिकेट करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन को बताते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा डी होता है वो हमारा राइट साइड का रोटेशन बताता है, और जो लेफ्ट होता है वो एल होता है वो हमारा लेफ्ट का रोटेशन बताता है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बिहेवियर को शो करेंगे और ये कन्फिग्रेशन होता है। जस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दीज थिंग्स क्लियरली, राइट। तो हमने देखा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ऐसे, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर इसका बताया गया। नाउ वी विल स्टार्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों रिक्वायर्ड था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बच्चे जैसे भी आपने ओपन स्ट्रक्चर डिड्यूस किया, तो ओपन स्ट्रक्चर में देखा गया कि कुछ जो रिएक्शंस थी वो ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका है व्हाट वाज द ओपन स्ट्रक्चर, CHO, और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो CHOH का होल 4 जो हमने देखा था सिंपली, और देन वी हैव द CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने डिड्यूस किया है, तो इस स्ट्रक्चर में ये रिएक्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाती इस स्ट्रक्चर के थ्रू। इसका मतलब है कि हम इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-डाई फिनाइल हाइड्राजीन स्किफ रिएजेंट, और NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। बच्चे ये सारी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में करनी होती है, तो कार्बोनिल ग्रुप की ये सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे ये HCN से रिएक्ट कर रहा था सिंपली, है ना, और HCN से रिएक्ट कर रहा था, हमने देखा था कि भाई ये NH2OH से रिएक्ट कर रहा था, तो ये इंडिकेट कर रहा था कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की ये भी रिएक्शंस है, पर ग्लूकोज ये रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि व्हाई इट इज सो। नेक्स्ट, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो पेंटा एसीटेट हम बना रहे थे, जब इसकी रिएक्शन किससे कर रहे थे हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो जो पेंटा एसीटेट बनता है वो फाइनली हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे बोर्ड्स में, मतलब ये फेवरेट रिएक्शन होती है जहाँ से क्वेश्चन आता है। दिस इंडिकेट दैट अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज absent फ्रॉम ग्लूकोज। मतलब इसका मतलब तो क्या है, अगर ये हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम केवल एक स्ट्रक्चर से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक सिंपल न्यू स्ट्रक्चर, न्यू कंसेप्ट यहाँ पे प्रपोज किया गया है, कि यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सिंस यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप हैं, तो ध्यान रखना है आपको, जो 5th कार्बन का जो OH ग्रुप ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसके एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक करता है, क्योंकि एल्डिहाइड पे जब भी अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है और जब उस पर कोई अल्कोहल अटैक करता है, तो फर्स्ट स्टेप पे जब अटैक होता है तो उस केस में हमारा वहाँ पे फॉर्मेशन होता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का, किसी भी अल्कोहल के अटैक होने पे। तो यहाँ पे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है, और इस केस में क्या हो जाता है, ये बन जाएगा OH और यहाँ पे लग जाएगा आपका OR, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, एल्कोक्सी
एल्कोहल का, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। तो यही रिएक्शन यहाँ पे हेमी एसिटल काइंड ऑफ रिएक्शन हो रही है कि ये OH ग्रुप है, ये अटैक कर रहा है CHO ग्रुप पे। तो बच्चे अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपको को इसको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें थर्ड में OHH होता है जो मैंने आपको बताया। तो अब क्या करना है आपको, तो इसको दोनों फॉर्म को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि जो तुम्हारी अल्फा और बीटा फॉर्म होती है उसमें क्या करना है आपको, सिंपली जब ये CHO ओपन है तो यहाँ से ही साइक्लिक रिंग बनेगी और ये आके अटैक करेगी। तो जो अल्फा फॉर्म है उसमें HOH लग जाएगा, H लेफ्ट में, OH राइट में, और जो बीटा फॉर्म है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, OH लेफ्ट में और H राइट में। तो इस तरह से आप इसको सिंपली तैयार करेंगे। बाकी नीचे की चीजों में कोई चेंज नहीं है, बस ये 5th कार्बन से O आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, then you will be able to understand everything clearly. Next, thus two cyclic form exist in equilibrium with open structure. The two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration and first carbon, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स। कई बार पूछते हैं एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर को आइडेंटिफाई करो, तो हमेशा ध्यान रखो एनोमर्स के केवल फर्स्ट कार्बन के कन्फिगरेशन में डिफरेंस होता है, अदरवाइज पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अल्फा बीटा फॉर्म हमारी जनरली एनोमर्स ही कहलाएंगी। दे आर स्टीरियोआइसोमर विच डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। तो बच्चे ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग बनी साइक्लिक, जैसे भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अगर आप देखें तो 5 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन के साथ रिंग बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 मेंबर जो रिंग बन रही है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द पायरेन रिंग, और पायरेन रिंग से कंपैरिजन की वजह से ग्लूकोज का भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं पायरानोज फॉर्म में। तो बच्चे ध्यान रखो, तो ये जो 6 मेंबर रिंग होती है इसको हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लूकोज का। तो वैसे बोलेंगे ग्लूकोपायरानोज, तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। मैं बच्चे आपको एक चीज यहाँ पे देखो सिंपली वे में समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, आपने ऐसे याद रखना है इसको। आपने सिंपल ये देखा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जब भी मुझे पढ़ना है मुझे ऐसे याद रखना है, आपको यहाँ से इसमें O ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप नीचे की तरफ बना के O बनाओ और 5th कार्बन से इसको ऐसे अटैच करो लाइक दिस, ठीक है। अब आपने बस ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन है, जब मैं अल्फा फॉर्म बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे HOH लिखूंगी। सेकेंड में आपको पता है क्या होता था, HOH ही होता था। थर्ड में हमारा क्या होता था, OHH होता था। देन वी हैव HOH, देन यहाँ पे H। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया अल्फा फॉर्म का। सिमिलरली अगर कोई कहे बीटा फॉर्म बनाओ तो बस डिफरेंस यही है इसमें कि यहाँ पे ये OH है और यहाँ पे ये H है ना। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6। इसमें अब आपने फिर वही एक O से आपकी लिंकेज दिखा देनी है, ये O से लिंक्ड हो गया 5th कार्बन, राइट। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। HOH, थर्ड पे क्या है OH और H, देन वी हैव H और OH, देन वी हैव H, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये दिस इज अल्फा फॉर्म, दिस इज बीटा फॉर्म। वाई आई हैव रिटन इट अगेन, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है अल्फा बीटा फॉर्म को, सिर्फ इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ। देखो भी बच्चों, जैसे आप याद करो तो आपने देखा कि थर्ड कार्बन पे चीजें बदलती हैं। आपने क्या समझना है, जब भी मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे करके एक 6 मेंबर रिंग बनाऊंगी लाइक दैट, ऐसे बनाना है आपको सिंपली। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका 1 कार्बन शुरू होता है। 1 कार्बन तुम्हारा ये है, तो 1 कार्बन पे क्या है H और फिर ये OH, फिर क्या है आपका H, फिर क्या है OH। थर्ड पे क्या हो जाएगा OH और फिर H, फिर क्या हो गया H OH, और CH2OH को ऑलवेज आपको बाहर रखना है, बिगर ग्रुप को और स्मॉलर ग्रुप को, ऐसे। यही तो स्ट्रक्चर है हमारा अल्फा फॉर्म का। सिमिलरली अगर हम बीटा फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल इसमें डिफरेंस आएगा। तो आप ये ध्यान रखो, आपने इस 1 नंबर से याद रखना है, और 1 में सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखो, HOH HOH OHH HOH, इस तरह से चीजों को रिलेट करो कि थर्ड पे कन्फिगरेशन बदल रहा है, अदरवाइज HOH। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये 1 पे ये तो डिफरेंस आएगा ही, अल्फा फॉर्म में तो HOH होगा, बीटा होगा तो OHH होगा, राइट। तो इसे ध्यान से करोगे तो फिर तुम्हें कभी भी गलती नहीं होगी। डी इसका कन्फिग्रेशन है और प्लस इसका रोटेशन है। तो यहाँ पे ये सिंपली स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। लेट अस मूव अहेड। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रक्टोज को। तो जो सेकंड कार्बोहाइड्रेट आपको करना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो फ्रक्टोज है। इसमें हमें सारी रिएक्शंस नहीं करनी होती, पर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। इट इज अ कीटोहेक्सोज। पहली चीज, ग्लूकोज क्या था, बेसिकली वो एल्डोहेक्सोज था, ये कीटोहेक्सोज है, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है, जो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे 6 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे आप देख रहे हैं सेम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको सिंपली ग्लूकोज से रिलेट करके ही इसको याद करना है। कैसे बनता है, इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद द ग्लूकोज बाय
हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, ठीक है, जो डाइसैकेराइड्स है उसकी हाइड्रोलिसिस से बनता है। डाइसैकेराइड्स आपकी क्या होती है, डाइसैकेराइड बेसिकली आपकी अगर हम देखेंगे तो उस केस में जो डाइसैकेराइड है वो सुक्रोज ही होता है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हम इसको बनाते हैं। इट इज अ नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन द फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल। ये नेचुरल मोनोसैकेराइड्स होता है जो इन चीजों में पाया जाता है। इट इज इन द प्योर फॉर्म इज यूज एज अ स्वीटनर, इसको स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है। तो ये फैक्चुअल डेटा वाली इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ये भी डी सीरीज से बिलोंग करता है बट ये लीवोरोटेटरी कंपाउंड है। डी सीरीज से ही ग्लूकोज बिलोंग करता है पर वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी है। तो लीवोरोटेटरी तो इसको कैसे लिखेंगे, डी माइनस फ्रक्टोज, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। ग्लूकोज को आप डी प्लस ग्लूकोज फॉर्म में लिखते हो, यहाँ पे डी माइनस आप फ्रक्टोज फॉर्म में लिखेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर बच्चे इसका यहाँ बनाया हुआ है, CH2OH CO OHH, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर होगा। सो हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ ये भी 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो कि ऑब्टेन किया जाता है। C5 जो OH होता है इसमें भी अटैक करता है, बट इसमें हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमारा बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप है, वो 2 कार्बन पे है। ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 कार्बन पे ग्रुप है। रिमेंबर दिस पॉइंट एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो यहाँ से जब आपके 5th कार्बन से अटैक होगा तो इस सेकेंड पे अटैक होगा। तो बच्चे यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। वहां पे हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बनती थी, यहाँ पे 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो हमारी 5th मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर जो रिंग बनती है उसको हम फ्यूरेन रिंग से कंपेयर करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा इस तरह से बनाया जाता है। तो साइक्लिक पहले समझो। तो साइक्लिक में क्या हो जाएगा, आपने सिंपली इसको सेकेंड कार्बन से अटैच कर दिया। अगेन द सेम थिंग, थर्ड कार्बन से ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, केवल पहले और दूसरे कार्बन में ही डिफरेंस होता है। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा OHH है और ये HOH है, ये H है, सिंपली नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। अब सिंस आपने देखा कि इसमें हमारे पहले वाले कार्बन पे एक CH2OH ग्रुप है, फिर हमारा कार्बोनिल है, तो इन दो चीज को अगर आप कंपेयर करके याद रखेंगे, देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, CHO, देन हमारा सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन और ये हमारा 6th कार्बन। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बच्चे आपने सीखा कि ओपन स्ट्रक्चर HOH, फिर ये OHH, फिर ये HOH और फिर ये HOH। तो आप खुद देखो ये जो सेकेंड कार्बन के बाद वाला स्ट्रक्चर है ये, और ये फ्रक्टोज का जो सेकेंड कार्बन के बाद वाला स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। केवल डिफरेंस किस में है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में हमारा यहाँ पे CHO ग्रुप है और नॉर्मल CHOH यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोक्सिल प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और फाइनली हमारा यहाँ पे कार्बोनिल लगा है। तो ये डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स में। तो क्लियर होगा तो फिर आप इजिली बना पाएंगे। तो जैसे भी आपने उसकी प्रैक्टिस की थी उसी तरह आपको अल्फा बीटा फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा फॉर्म में H की जगह CH2OH होता है और ये 5 मेंबर रिंग बनती है। फिर 5 मेंबर रिंग है, अगेन द सेम थिंग। अब आप देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन को इंडिकेट करेगा ये, क्योंकि फर्स्ट कार्बन तो इसका यही है जो CH2OH है, तो ये ध्यान रखना है सेकेंड कार्बन है। थर्ड पे क्या हो जाएगा, OHH, फोर्थ HOH, 5th पे CH2OH। तो ये चीज आप नोटिस करेंगे ध्यान से। और इसकी बीटा फॉर्म जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। बीटा फॉर्म में हमारा क्या हो गया, OHH हो गया, थर्ड वाला कार्बन। अगर आपने कार्बन के नंबर्स याद रखे और सिंपली आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया एक बार ओपन स्ट्रक्चर बना के कि मुझे केवल इसको फॉलो करना है। अब सेकंड पे क्या है, सेकंड पे आपका OH CH2OH, थर्ड पे क्या है OHH, फिर क्या है HOH, और फिर है आपका H और ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ। तो इस तरह से आप बच्चे इनको क्लियर करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें करना होता है डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स बच्चे क्या होता है, डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड्स देंगे। तो जो 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो जो जिस पर्टिकुलर ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 मोनोसैकेराइड्स पर्टिकुलर जिस ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो इसमें हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हम इस डाइसैकेराइड्स वाले टॉपिक में 3 हम सिंपली डाइसैकेराइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। एक है आपका सुक्रोज, सेकेंड है आपका माल्टोज, और थर्ड है आपका सिंपल लैक्टोज।
ठीक है बच्चे, 3 डाइसैकेराइड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं करना क्या क्या है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सुक्रोज। सुक्रोज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज क्या होता है बच्चे, आपने बार बार रिएक्शन पढ़ाई जाती है कि हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इन सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिलिक लिंकेज C1 अल्फा डी एंड C2 बीटा डी। देखो भी बच्चे, ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। इस स्ट्रक्चर में देखो, ये इन्होंने अल्फा फॉर्म ली होती है ग्लूकोज की, बीटा फॉर्म ली होती है फ्रक्टोज की। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि C1 ऑफ व्हाट, C1 ऑफ आपका अल्फा डी ग्लूकोज ये यूज करेंगे, और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। रिमेंबर, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और इसी से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें लिंकेज कैसी होती है। तो जब हमारी ग्लूकोज की C1 कार्बन से बेसिकली हमारा यहाँ पे वाटर रिमूव होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन के लिए, तो C1 इसका लिंक होगा विद दैट ऑफ C2। अब बच्चे यहाँ नोटिस करो कि जब आप देख रहे हैं कि इसके जो हमारा एल्डिहाइड होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका C1 फर्स्ट कार्बन पे हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज है उसके सेकेंड कार्बन पे आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। दोनों हमारे रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं, और जब हम इसको दोनों को ही ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ही ज्वाइन कर देंगे, तो क्या इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप बचेगा? तो आंसर है नो। तो यहीं से कंसेप्ट आता है इन्वर्ट शुगर का। तो जो हमारी सुक्रोज होती है वो हमारी एक इन्वर्ट शुगर है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली इन्वर्ट शुगर बनती क्यों है ये हम सीखेंगे। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सिंस आपके ये दोनों कार्बन लिंक्ड होते हैं, इसलिए क्या होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, इसीलिए एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पहली चीज आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज हमारी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्योंकि उसका में फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये हमारी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हमने क्लासिफिकेशन देखा था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में, तो ग्लूकोज नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इन्वर्ट शुगर एक टॉपिक होता है। इन्वर्ट शुगर होता क्या है, तो सुक्रोज जो होता है एक्चुअली डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड है। डेक्स्ट्रोरेटरी मतलब अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट आएगी तो उसको ये राइट में रोटेट कर देगा, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। तो अभी आपने देखा जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन आपको ये बात पता है कि जो इसका रोटेशन है वो क्या है, डेक्स्ट्रो है, और इसका रोटेशन है लीवो। अब क्या होगा, तो सिंस हमें पता है कि जो लीवर रोटेशन होता है, अगर हम रोटेशन के बेसिकली एंगल को देखें, तो जो लीवर रोटेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 52.4 सॉरी 92.4 डिग्री माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट रोटेट करेगा, जो कि हमारा मोर देन होता है जो डेक्स रोटेशन होता है, दैट इज 52.5। तो ओवरऑल अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो उसका क्या हो जाएगा रोटेशन, उसका नेगेटिव यानी कि लीवर रोटेशन हो जाता है। कहने का मतलब है ये हमारा डेक्स रोटेटरी है, ये हमारा लीवर रोटेटरी है, लेकिन डेक्स रोटेशन जो हो रहा है दैट इज ओनली 52.5 डिग्री, और जो लीवर रोटेशन हो रहा है वो 92.4 डिग्री। तो ओवरऑल मिक्सचर का रोटेशन बच्चे क्या हो जाएगा, ओवरऑल मिक्सचर का रोटेशन हमारा क्या हो जाएगा, लीवर रोटेशन हो जाएगा। तो हमारा एक डेक्स रोटेटरी कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर रोटेटरी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। The hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levo, and the product named is invert sugar. कोई पूछे what is invert sugar? It is a mixture of glucose and fructose which obtained during hydrolysis of sucrose. तो ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बच्चे माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज इज composed of 2 alpha D glucose units in which C1 of 1 glucose is linked to C4. आपको बस ये लिंकेज अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। C1 इसमें पहले दोनों ही ग्लूकोज है, C1 किससे लिंक होता है, C4 से। तो अब देखो अगर ये C1 C4 से लिंक्ड है, पर दोनों की अल्फा फॉर्म है, ये भी याद रखना है, दोनों की अल्फा फॉर्म है। तो सिंस ये इससे अटैच है C1 C4 से, तो इस फोर्थ वाले का जो CHO ग्रुप है वो फ्री अवेलेबल है, तो ये हमारी एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, माल्टोज किसमें किससे बेसिकली बना हुआ है। तो आपको ने देखा कि दोनों ही इसमें ग्लूकोज यूनिट है, एक का अल्फा 1 कार्बन यूज हो रहा है, दूसरा भी अल्फा है जिसका 4 कार्बन यूज हो रहा है। तो अल्फा अल्फा है, C1 C4 से लिंक्ड हो रहा है, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लैक्टोज। तो बच्चे लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, सिंस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, मिल्क में पाया जाता है ये। अब जैसे मैंने आपको बताया माल्टोज आपका अल्फा अल्फा से बना है, तो ये ध्यान रखना ये बीटा बीटा से बना है। अब बीटा बीटा में ये बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ है। तो ये चीजें कंपैरेटिवली की जाती है ताकि आपको चीजें याद रहें, और इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, बस इस तरह याद रखना है। मैं तीनों चीजों को यहाँ पे समराइज करूंगी। जैसे मैंने अभी सुक्रोज के बारे में बताया आपको, मैंने फिर इसके बाद आपको माल्टोज के बारे में बताया, देन वी हैव गॉन थ्रू लैक्टोज। तो तीनों में आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो लिंकेज है C1 और C2 लिंकेज है, और इसमें क्या होता है, एक फॉर्म हमारी ये अल्फा ग्लूकोज है,
अल्फा ग्लूकोज किससे ज्वाइन हो रहा है, विद बीटा फ्रक्टोज से, ठीक है। ये चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो गया, C1C4 लिंकेज है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही अल्फा हैं और अल्फा में दोनों ही ग्लूकोज हैं, तो ये चीज इजी हो गई कि दोनों ग्लूकोज हैं और अल्फा फॉर्म है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों बीटा है, C1C4 ही लिंकेज है और दोनों बीटा है यहाँ पे, और बीटा होने के साथ साथ ध्यान रखो एक का गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज लैक्टोज से याद रखना, गैलेक्टोज का C1 यूज हो रहा है और ग्लूकोज का C4 यूज हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है। अब एक चीज नोटिस करो, गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक एपीमर होते हैं, एपीमर्स कहलाते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल जो केवल एक कार्बन के कन्फिगरेशन में डिफर करते हैं अदर देन C1। जो C1 पे डिफरेंस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, एनोमर्स। जो C1 में डिफरेंट होते हैं उन्हें एनोमर्स बोलते हैं, और जो C1 के अलावा किसी एक कार्बन पे डिफर करते हैं उन्हें बोलते हैं एपीमर्स, ठीक है। तो जो गैलेक्टोज है एपीमर है, इसमें बच्चे आपको क्या याद रखना है, ये C1 था, ये 2 था, ये C था। यहाँ पे देखो C4 में भी OHH होता है, बस ये डिफरेंस होता है आपके गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे देन यू विल रियलाइज द पॉइंट व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ। तो इसको एक बार अच्छे से चेक करो, स्ट्रक्चर देखो, दोनों में केवल C4 में डिफरेंस होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो ये तीनों पॉइंट आपको डाइसेक्राइड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। लेट अस मूव टू पॉलीसेक्राइड्स। तो तीसरा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में बच्चे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जुड़ के हमारे यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। इसमें हमें स्टार्च करना होता है, ग्लाइकोजन करना होता है और सेलुलोज करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्च पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट। ये मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होता है प्लांट्स में होता है, बेसिकली ध्यान देना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारा बेसिकली स्टोरेज इसमें प्लांट में होता है और ये बेसिकली मेन डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल। इन सब में स्टार्च पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की हम बेसिकली बात करते हैं तो हमारा जनरली स्टार्च की फॉर्म में ही हम लोग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे आपको बहुत अच्छे से ये वाली जो स्लाइड है क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा स्टार्च होता है ये एक पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, रिमेंबर दिस पॉइंट, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। मैंने आपके लिए बहुत शॉर्टकट फॉर्म में इसको कर दिया, आपने केवल इतनी चीजें अच्छे से कर लेनी है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से याद करो। अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है स्टार्च में जो वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। अमाइलोपैक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये हमारा लगभग 15 से 20% स्टार्च बना होता है। यहाँ पे हमारा अमाइलोपैक्टिन 80 to 85% स्टार्च का पार्ट होता है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड, ध्यान देना ये अनब्रांच्ड चेन होता है। इसमें 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है C1C4 लिंकेज में, पर ये लीनियर है, ये अनब्रांच्ड है। ये देखो अमाइलोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अमाइलोपैक्टिन की। तो इस केस में देखो भाई, अमाइलोपैक्टिन की अगर हम लोग देखें बात, तो अमाइलोपैक्टिन में हमारा किस तरह से लिंकेज होती है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये वेरिएशन हो गया है भाई। ये जो एमाइलोज का स्ट्रक्चर है यहाँ से जुड़ के बनेगा। अभी ये स्ट्रक्चर डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। अमाइलोपैक्टिन हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 85%। ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो जो लीनियर चेन है वो तो 1/4 से ही जुड़ेंगी, पर इसकी जो ब्रांचिंग जो जुड़ती है, ये अमाइलोपैक्टिन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 1/4 से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जिसकी ब्रांच जुड़ती है वो 1 और 6 से जुड़ती है। यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग दिखाई गई, ये लिंक है जो ये ब्रांचिंग है, ये अमाइलोपैक्टिन के ही स्ट्रक्चर में आएगा। लीनियरली ये 1/4 से ही जुड़ा होगा, लेकिन जो ब्रांच होगी इसकी वो 1 और 6 पे अटैच होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इनको ध्यान से आपको देखना है और इसे करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ये खाली कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग से बना हुआ है, इसमें केवल लीनियर लिंकेज दिखाई गई है। इसकी अगर हम ब्रांच लिंकेज की बात करेंगे तो ये 1 और 6 से जुड़ता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट। किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है ये। इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। तो आपसे आजकल इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, वो किस चीज का पॉलीमर होता है, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो अगर सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल की बात हो रही है तो उसमें सेलुलोज ही होता है। इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड, ये स्ट्रेट चेन होता है। इट इज नॉट ब्रांच्ड, रिमेंबर।
और ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से बनी होती है। अब देखने में हमें लग रहा है कि ये बच्चे कई बार पूछो तो वो कहते हैं ब्रांच है। मैम ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेट चेन है और C1C4 लिंक से जुड़ा होता है। बस ये बीटा फॉर्म में होता है। इसमें याद करो ये कि बीटा डी ग्लूकोज का जो होता है इसका मोनोमर होता है। इसका जब हम पॉलीमेरिक फॉर्म में लेंगे तो हमारा फाइनली पॉलीमराइज होकर ये क्या बनाएगा, हमारा सेलुलोज बनाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस। बाकी ये क्या है, C1C4 इसमें लिंकेज है और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में बच्चे क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। बेसिकली ये जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल बॉडी में स्टोर होता है। जैसे अभी हमने स्टार्च देखा था तो इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड रादर इज हाईली ब्रांच। तो कई बार कंफ्यूजन आता है बच्चों को, पर ध्यान रखना इसका जो ब्रांचिंग होती है बहुत ज्यादा होती है और इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, अमाइलोपैक्टिन से। जो आपने अभी स्टार्च के दो पार्ट्स देखे थे, एक एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन, तो इसका एमाइलोपैक्टिन का है और उससे भी ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है। पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, ये जेई में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज प्रेजेंट इन द लीवर मसल्स एंड ब्रेन। लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose. जैसे हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, तो ये हमारा बॉडी में स्टोर्ड होता है। जो भी शुगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब बॉडी को नीड होती है तो उस केस में क्या होता है, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्लूकोज में बेसिकली इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, ये इसमें भी पाया जाता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी 3 तरह के बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स बताए। इसमें देखो स्टार्च आपने किया, तो स्टार्च में आपने अच्छे से याद रखना है कि ये प्लांट में का स्टोरेज पार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का मेन डाइटरी सोर्स है ये, है ना। और बेसिकली आपने इसके दो स्ट्रक्चर देखे, अमाइलोज एमाइलोपैक्टिन। एक 15 to 20% होता है अमाइलोज होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो 80 to 85% होता है वो एमाइलोपैक्टिन होता है बेसिकली कंपोनेंट, और ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये हमारा बेसिकली अमाइलोपैक्टिन हमारा ब्रांच होता है और ये हमारा केवल लीनियर होता है अमाइलोज। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज हमने देखा, सेलुलोज में हमने देखा कि ये बीटा फॉर्म का बेसिकली पॉलीमर है ये, वो अल्फा का था स्टार्च, तो ये बीटा का है पर ये लीनियर है। नेक्स्ट वी हैव गॉन थ्रू ग्लाइकोजन, इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपैक्टिन के, इस चीज को याद रखना, और बल्कि ये इससे भी ज्यादा ब्रांच है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बच्चों पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर कर लिया है। आप इसे थॉरो करो, इसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और अब हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th की रिवीजन सीरीज। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप, जैसे आपका एग्जाम 28 फेब को है, तो आप उसको अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करो। तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको हेल्प करूंगी आपका पूरा सिलेबस कवर कराने में, और जो जो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।